नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर क्विक फ्रीक्वेंसी में आप सभी का। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति। इसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक या उनको हम संचालित हो रही थी तो उस समय क्या क्या विवाद थे, यानी मुख्य विवाद क्या हो रहे थे उन पंचवर्षीय योजनाओं पर या योजनाओं पर, तो उस सभी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। मगर ये आपको बता दूं कि ये इस समय आपके कोर्स में डिलीटेड है, मगर आप अच्छी जानकारी गेन करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो और समझना चाहते हो कि जो हमारी नियोजन की जो राजनीति अपनाई गई थी, नियोजित विकास की जो राजनीति अपनाई गई थी, उस समय जो हमारी योजनाएं जो थी उनके ऊपर क्या क्या विवाद थे और हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट कैसा हुआ था, उस सभी के बारे में आपको एक तरीक़ा से अच्छी नॉलेज मिलेगी ना। तो आप एक तरीक़ा से जो दीर्घ प्रश्न होते हैं ना, उनको सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए मैं इस पर वीडियो आपको लिए बना रहा हूँ, ठीक, और आपको समझाऊँगा कि मुख्य विवाद क्या थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है भाई, चलिए। शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई गई उन पर सवाल उठे, यानी हमारा जब नियोजन की जो राजनीति अपनाई गई, योजनाओं को लाया गया, तो उस पर क्या है, लोगों के सवाल खड़ा होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि लोग दो तरीक़ा के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसमें नेगेटिव वाले, या समझ लो हम पॉजिटिव या नेगेटिव वाले ही इसमें सवाल उठाएंगे, तो अब ये समझ लो कि इसमें सवाल उठाने खड़े हो गए। ठीक, यहाँ हम ऐसे दो सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रसिद्ध हैं। अब आज के टॉपिक पर दो सवालों को खोलने की कोशिश करेंगे कि आज भी एक प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। ठीक, कृषि बनाम उद्योग, यानी कृषि बनाम उद्योग उस समय में जो बना हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी कृषि पर थी और दूसरी किस पर थी, उद्योग पर। तो उसी का एक ये विवरण दिया गया है, यानी कृषि के ऊपर और उद्योगों के ऊपर। हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं। यह सवाल है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच ज़्यादा संसाधन लाए जाने चाहिए। हम पहले भी परिचित हो चुके हैं। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे पास ना तो अच्छी मशीनें थी, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे उन्नत बीज थे, ना हम पर ऐसी कोई सुख सुविधाएं थी कि जिसके माध्यम से हम अच्छी तरीक़ा से फसल वगैरह, उद्योग वगैरह लगा सकें या उनको फसल वगैरह उपजा सकें। ठीक है, बहुत नामात्र के संसाधन थे हमारे पास। कईयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था। यानी इसमें क्या दिया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य हमारे नेताओं का जो टारगेट जो उन्होंने रखा था, वो रखा था उद्योगों पर। तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारी जो कृषि पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था, उसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उस पर असर पड़ा, उस पर अभाव पड़ा, कि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। यानी हुआ क्या, जैसे ही हमने कृषि क्षेत्र को थोड़ा ढीला छोड़ा तो वहाँ के जो लोग जो थे, किसान लोग थे, गांव के जो लोग थे, वो इलाके क्या है, बहुत उनको बड़ी चोट लगी। चोट कैसे, कि उनके जो विकास पर जो ध्यान दिया जा रहा था, उस विकास से वो एक तरीक़ा से वंचित से हो गए। यानी ज़्यादा उनकी ओर देखा नहीं गया, थोड़ी बहुत समय उनके ऊपर ही देखा गया। यानी ज़्यादा विकास ऐसी अपेक्षा की गई थी, ऐसा विकास नहीं हो पाया था। जैसे कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर था। यानी इस पर एक, जैसे कुमारप्पा गांधीवादी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की, यानी खाका, योजना प्रस्तुत नहीं की, योजना एक खाका प्रस्तुत किया। उसमें कहा कि ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर ज़्यादा दिया था उन्होंने अपनी योजना का खाका प्रस्तुत किया था।
चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नियोजन में कृषि का केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई। यानी उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में नियोजन में कृषि को मुख्य भूमिका देनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो कृषि के क्षेत्र में आप समझोगे तो वो चौधरी चरण सिंह ने ही ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई थी। और एक और बात बता दूं, जो आज हम जो टूल वगैरह जो देते हैं, टोल वगैरह, ठीक है, तो जो हमारे जो ट्रैक्टर होते हैं किसान भाइयों के, उसमें टोल फ्री जो सबसे पहले फ्री करने वाले जो नेता थे वो चौधरी चरण सिंह ही थे। इसीलिए किसान भाइयों को लिए सबसे बड़ा जो तोहफा दिया था ट्रैक्टरों पर टोल ना लगाने का, तो वो इनके माध्यम से ही दिया गया था। ठीक, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे। ठीक है, पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में अलग होकर उन्होंने भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई। भारतीय लोकदल पार्टी जो आरएलडी जो आज है ना, भारतीय लोकदल पार्टी, वो पार्टी इन्होंने बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीक़ा से आप जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना लाए हैं, उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इससे मात्र शहरी और औद्योगिक क्षेत्र ही समृद्ध हो रहे हैं, ग्रामीण और किसानों से इसको कोई लाभ नहीं मिल रहा और इसकी कीमत हमारे किसान भाइयों को चुकानी पड़ रही है, ग्रामीणों को चुकानी पड़ रही है। तो इसीलिए कृपया कर आप एक ऐसा खाका प्रस्तुत करें कि जिसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को भी फ़ायदा हो, उनको भी विकास में बढ़ोतरी मिले। ये चौधरी चरण सिंह का कहना था उस समय। कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि को तेज किया, यानी कई और लोग चाह रहे थे कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि को तेज किए बगैर गरीबी में के मकड़ जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी अब हम कह सकते हैं कि अगर हमने औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मकड़ जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। अगर हम जो उत्पादन जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, हमने जिस माध्यम से हम जो उत्पादन कर रहे थे, कृषि क्षेत्र को हमने पिछड़ा छोड़ दिया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों को बढ़ावा दिया, तो हम इस मकड़ जाल से निकल नहीं सकते। हमको इस मकड़ जाल से निकलने के लिए उत्पादन के क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो अन्य चीज़ों का हो। ठीक, इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नियोजन खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति आवश्यक ही अपनाई गई थी। क्यों? भारत में आपको पता है खाद्यान्न संकट उस समय पर भारी मात्रा में था, खाने लायक अनाज नहीं था हम पर, इतनी भुखमरी थी कि मात्र उस समय पर 1-2 यानी 3 समय पर हम आजकल खाना खाते हैं, उस समय पर 1 समय का खाना हमारे पास हुआ करता था बस। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी, जो हमारी नैतिकता थी, जो हमारी एक उद्देश्य था, वो था हमारे कि लोगों को क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ाने की रणनीति ही बनानी चाहिए। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए और नियोजन और सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा था कि हम डैम बनाएंगे, सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, उन्नत बीज लाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, अच्छे अच्छे उपकरण लाएंगे, जिसके माध्यम से हम खेती क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में और ज़्यादा विकास कर सकें, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ा सकें। ठीक, ऐसी बातें मानी गई थी। नियोजन की नीति असफल हुई, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। नियोजन की जो नीति थी, जितना नेता लोगों ने सोचा था उसके अकॉर्डिंग वो नहीं सफल हो पाई। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज़्यादा थी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों को एक दलील यह भी थी, यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती है तब भी ग्रामीण गरीबी को विकराल समस्या का समाधान ना कर पाती। यानी बात ये निकल के आई कि लोगों ने ये कहा कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा खर्चा करती है
तब भी ग्रामीण गरीबों को विरल समस्या का समाधान न कर पाती, यानी और भी समस्याएं हैं। क्योंकि गांव में आप देखते हो कि हमारे गांव हो या तुम्हारा गांव हो, एक समस्या गांव में नहीं होती। अगर हमारा पेट भी बढ़ जाएगा तो हमारे लिए रोज़गार होना चाहिए, रोज़गार के ऊपर हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए हमारे यहाँ मुहैया कराने की आवश्यकता थी और हमारे उस समय पर नहीं थी। ठीक, एक तो ये समस्या हो गई। अब हमारी समस्या निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। अब पहली समस्या तो क्या थी कि हमारी पहली समस्या थी कि कृषि और औद्योगिक, यानी कृषि क्षेत्र में विकास और औद्योगिक क्षेत्र में विकास हम किस क्षेत्र में ज़्यादा करना चाहिए, किस क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो बात जो हमारा विवाद था, दूसरा जो विवाद, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी, सार्वजनिक क्षेत्र जो गवर्नमेंट जो होती है, या सार्वजनिक यानी पूरी पब्लिक की प्रॉपर्टी। ठीक, विकास के दो जाने माने मॉडल थे, विकास के दो जाने माने मॉडल थे। ठीक, भारत ने उनमें से किसी एक को नहीं अपनाया। आपको मैं बता दूं, भारत के सामने दो जाने माने मॉडल थे, एक था पूंजीवादी और एक था साम्यवादी। भारत ने इन दोनों को नहीं अपनाया। भारत ने इन दोनों को क्यों नहीं अपनाया? भारत ने कहा कि अगर हम पूंजीवादी को अपनाएंगे तो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो ज़्यादा समृद्ध नहीं है और गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा उनके पास, कुछ लोगों के पास जो पैसा है वो और ज़्यादा गरीब हो जाए, वो अमीर हो जाएंगे, और जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। इसीलिए भारत ने पूंजीवादी को नहीं अपनाया और भारत ने साम्यवादी को नहीं अपनाया। भारत ने साम्यवादी को इसीलिए नहीं अपनाया कि भारत नहीं चाहता था कि पूंजीवादी जैसे देश वो भारत की क्या है, आलोचनाएं करें, उससे विरोध करें, उसका एक तरीक़ा से तिरस्कार करें। क्योंकि पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं में आपको पता है कि वैचारिक मतभेद की लड़ाई हो रही थी उस समय पर भी। 1945 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपको पता है कोल्ड वॉर 1945 से स्टार्ट हुआ था, तो विचारों की लड़ाई वैसे ही चल रही थी। और साम्यवादी में भी बहुत, हम कह सकते हैं, बुराइयां भी थी और कुछ अच्छाइयां भी थी दोनों में। पूंजीवादी मॉडल का विकास पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे था। पहली बात, जो सबसे मेन जो पॉइंट था ना मानने का, कि पूंजीवादी में क्या था, पूरी प्रॉपर्टी हो या कोई भी हो, आप निजी खोल सकते हो, निजी कर सकते हो और सरकार आपको हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट का ज़्यादा महत्व पूंजीवादी में था। भारत ने ये रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास को समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को ख़त्म कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। यानी आप प्राइवेट कोई कार्य अगर करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, प्राइवेट अगर कोई उद्योग खोलना चाहते हो तो नहीं खोल सकते हो। तो इसीलिए हमारे भारत सरकार के नेताओं ने सोचा कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए भारत ने इन दोनों के मॉडल की कुछ बातों को ले लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया गया। इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये जो मेन पॉइंट है, ये आपको हर एक बंदा पूछ सकता है। बहुत अच्छी एक तरीका का यहाँ पर क्वेश्चन है। अब आप कह रहे हो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, समझाते हैं आपको। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि पूंजीवादी की अच्छी बात है और साम्यवादी की अच्छी बात है, दोनों को प्लस कर हमने बना दी मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिससे क्या है, ना तो प्राइवेट का ज़्यादा प्रभुत्व रहेगा ना सरकारी का ज़्यादा प्रभुत्व रहेगा, दोनों का समान रहेगा और एक अच्छी अर्थव्यवस्था का मॉडल हमें मिल जाएगा। इसीलिए भारत के नेताओं ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता है, ये एक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विवाद दिखाया गया है कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर किस किस पर ज़्यादा वो है। ठीक, प्राइवेट सेक्टर अपनी तरफ खींच रहा है, पब्लिक सेक्टर अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, आज़ाद जैसे पब्लिक सेक्टर की ओर हैं। ठीक, और अन्य जो
जो गुलजारी लंदा लंदा आदि को दिखाया वो आदि है। सॉरी, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। खेती किसान व्यापार उद्योग का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में था। यानी खेती किसान व्यापार उद्योग का एक बड़ा जो भाग जो था वो निजी हाथों में था। कहाँ पर था? निजी हाथों में। राज्य ने अपने हाथों में भारी उद्योगों को रखा और उसने आधारभूत ढांचा प्रदान। अब आपको बता दूं कि उस समय पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या किया कि खेती किसानी व्यापार उद्योग के बड़े बड़े जो निजी जो क्षेत्र थे वो क्षेत्र क्या थे? निजी क्षेत्र के हाथों में थे। सॉरी, खेती वगैरह व्यापार उद्योग का बड़ा भाग जो था निजी क्षेत्रों के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथों में भारी उद्योग, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थी, बड़े बड़े उद्योग जो थे, बड़े बड़े जो एक तरीक़ा से व्यापार वगैरह जो कुछ हो, वो बड़े बड़े जो आधारभूत ढांचा था वो अपने पास रखा। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में बड़े हस्तक्षेप किए, कुछ बड़े हस्तक्षेप भी किए थे। ठीक है, इस तरह से मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों खैमों में हुई। दोनों खैमों में हुई, दक्षिणपंथी भी इसकी आलोचना कर लगे और दक्षिण वामपंथी भी। आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है, और यानी योजनाकारों का कहना था कि निजी क्षेत्रों को पर्याप्त जगह नहीं दी है, नामात्र दी है, और ना ही निजी क्षेत्र को बढ़ा के लिए कोई उपाय किया है। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकत निहित स्वार्थों को खड़ा किया और उनका न्यागत हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट प्रणाली को खड़ी करके निजी पूंजी में राह खोड़े अटकाए। यानी अब क्या कहा गया कि प्राइवेट अगर कोई कुछ खोलना चाहता है तो सरकार के माध्यम से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम ये व्यवसाय खोल रहे हैं, आपको उसके लिए क्या परमिट बनवाना पड़ेगा, सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, जब आप कोई क्या है वो खोल सकते हो, कोई उद्योग वगैरह। इसके अतिरिक्त सरकार ऐसी चीज़ों को आयात पर बाधा आयत की है कि घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। यानी सरकार ऐसी चीज़ों को आयत पर बाधा आयत की कि जिन्हें घरेलू में बाजार, यानी अगर हम कोई चीज़ अगर घर पर बना रहे हैं तो उसको खरीदने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए सरकार ने कहा कि जिस चीज़ को हम बना सकते हैं उस चीज़ को हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाजार एक तरह से प्रतिद्वंद्विहीन है। इसी वजह से निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादनों की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही। सरकार ने अपने नियंत्रण को ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी और इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी। यानी अब क्या हुआ कि सरकार ने जो बड़े बड़े जो वो थे, एक तरीक़ा से जो कहें हम कि बड़े बड़े उद्योग वगैरह, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह अपने हाथों में थे, छोटी छोटी जो चीज़ें थे, छोटे छोटे उद्योग वगैरह थे, वो निजी हाथों में दिए थे। तो इसीलिए लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये फिर क्या लोगों में अकुशलता भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए उतना उसने नहीं किया। अब भैया तुम्हें पता सब तरीक़ा के लोग होते हैं। अब लोगों ने अलग तरीक़ा से इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। वो कैसे कि अब कह रहे हैं कि भैया सरकार को जो करना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा तथा चिकित्सा के मदद से सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की है। अब कहने लगे कि सरकार ने जो शिक्षा तथा चिकित्सा के क्षेत्र में जो वायदा किया था, जो उसको करना चाहिए, वो सरकार कर नहीं पा रही है और धनराशि जो निश्चित करनी चाहिए वो नहीं खर्च कर पा रही है। बात सही है। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहाँ निजी क्षेत्र जाने के तैयार नहीं थे। सरकार ने वहीं हस्तक्षेप किया जहाँ निजी क्षेत्र की एक तरीक़ा से मन में नहीं थी कि हम यहाँ पर कोई उद्योग वगैरह या कोई अन्य चीज़ें खोलना चाहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं था। दरअसल सरकार ने इसी तरह निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने की मदद की। कुछ लोग कहते हैं इसीलिए सरकार ने अपने हाथ में वो क्षेत्र लिए और प्राइवेट सेक्टरों को मुनाफा के लिए उसने अपनी धनराशि खर्च करके उनको लाभ पहुंचाया। ठीक, लेकिन अतिरिक्त गरीबी की ये होनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त मदद गरीबों की होनी चाहिए। उनका कहना था
कि भाई हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टरों की मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्य वर्ग उठ खड़ा हुआ जो बगैर खास जिम्मेदारी की मोटी तनख्वाह सहित सुविधाओं को भोग रहा था। अब एक अन्य मध्य वर्ग और खड़ा हो गया भारत में, जो एक अच्छी लाइफ, जो मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, अच्छी लाइफ जो जी रहे, उनके ऊपर एक तरीक़ा से एक वर्ग का और जन्म हो गया। इस अवधि में गरीबी में ज़्यादा कमी नहीं आई और गरीबी का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले कम हुआ हो, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। प्रतिशत में चाहे कम हो गया हो, मगर जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई थी। अब इसका मुख्य परिणाम क्या है? अब हमने दो बातें पढ़ी इसमें। एक हमने बात पढ़ी कि कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ था प्रथम पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या विवाद था। दूसरा हमने विवाद पढ़ा कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने क्या भूमिका निभाई, उसके बारे में पढ़ा। अब हम मुख्य परिणाम के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य परिणाम क्या हुआ? आज़ाद भारत के सामने तीन मुख्य चुनौतियां थी। आपने तीन मुख्य चुनौतियां, इसकी चर्चा 3 अध्यायों में की गई है। इनमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई। नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को देश की आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आशंकित सफलता मिली। ठीक है, शुरुआती दौर में ही इस दिशा में बड़ा कदम न उठा पाने की अक्षमता का एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। असमान विकास को ज़्यादा फायदा पहुंचा था। वे जल्द ही राजनीतिक रूप में ताकतवर उठ खड़े हुए। इन कारणों से सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना बड़ा मुश्किल हो गया। यानी बात क्या हुई कि हमारे सामने, जब आज़ाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी। एक तो पहली थी एकता के सूत्र में भागना, दूसरी थी कि हमारे लोकतंत्र को लागू करना, तीसरी चुनौती की समूचे समाज का भला करना। समूचे समाज का भला कैसे करें कि अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए, वो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। उसी में हमने क्या कहा था कि लोगों को जो भलाई के लिए जो लक्ष्य रखे गए थे वो कहीं तक पूरे नहीं हो पाए, और ये सबसे बड़ी दुविधा हमारे नेताओं के सामने थी। ठीक, इस पर क्या है, बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होने लग गए और बहुत समस्याएं खड़ी होने लग गई। अब हम नियोजित विकास की शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते हुए समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस दौर में भारत आगामी अर्थव्यवस्था की बुनियाद पड़ चुकी थी। अब हम एक बात, इसमें एक अच्छी बात हुई थी कि नियोजित विकास की शुरुआत दौर का, यानी हमने नियोजन तो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इसी के दौरान भारत आगामी अर्थव्यवस्था की बुनियाद पड़ सकती, एक तरीक़ा से हमारी नींव पड़ चुकी थी। अब हम चाहे, चलो ठीक है, हमारी इतना अच्छा हमें परफॉर्मेंस नहीं मिला था, हमें इतना अच्छी सफलता नहीं मिली थी, मगर एक तरीके से हमारी नींव पड़ गई थी जिसके माध्यम से हम आगे और जाकर इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक, भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इस अवधि में शुरू हुई थी। इसमें सिंचाई और बिजली उत्पादन में के लिए शुरू की गई भाखड़ा नगला और हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजना शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ बाहरी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्मिता इकाई, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुए। बहुत सारी योजनाएं आई, भाखड़ा नगला योजना आई। ठीक, भाखड़ा नगला परियोजना आई, हीराकुंड जैसी विशाल परियोजनाएं आई। यहाँ पर बांध बनाए गए थे जहाँ से सिंचाई हो सकती थी और बिजली उत्पादन हो सकता था, अन्य अन्य चीज़ें आई थी और कारखाने खोले गए थे। औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए तेल शोधक कारखाने, इस्पात संयंत्र खोले गए थे। बहुत सुधार हुआ था। ठीक, इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफ़ी इजाफा हुआ। अब हमारे यहाँ पता है परिवहन क्षेत्र, परिवहन बहुत बड़ा एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था में 4 चांद लग सकते हैं। जिस देश की परिवहन प्रणाली अच्छी होगी, संचार प्रणाली अच्छी होगी, वो उन्नति बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक, तो हमारे यहाँ भी इजाफा हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं में खूब आलोचनाएं हुई। बहुत, देखो, आलोचनाएं सबकी होती हैं। अगर आप कोई अच्छा कार्य करोगे या बुरा कार्य भी करोगे तो भी आलोचना होगी, अच्छा कार्य करोगे तो भी आलोचना होगी।
अच्छा काम अगर आप अपनी क्लास में या अपने घर अपने गांव में अच्छे टॉप कर रहे हो या आप अच्छा पढ़ाई में परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपका पड़ोसी 100% जलेगा और आपकी आलोचना करने की सोचेगा। इसीलिए आलोचना करने वाले बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में और उनको समझने वाले और उनको शाबाशी देने वाले बहुत कम हैं। ठीक, फिर भी बाद के समय में आर्थिक समृद्धि जिसमें निजी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी शामिल है, इसके बुनियादी बगैर संभव नहीं हो पाती। भाई प्राइवेट सेक्टर का होना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो आपने देख ही लिया है, 10 दिन चले जाओगे जब भी काम नहीं होगा, और आप प्राइवेट सेक्टर में पहले दिन जाओगे तो पहले दिन में काम हो जाएगा। ठीक सर, चलिए अब हम चलते हैं भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या किए गए थे उसके बारे में थोड़ी बातें हम इसमें पढ़ लेते हैं, फिर खाद्यान्न संकट पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम हरित क्रांति के ऊपर अगली वीडियो बनाएंगे। जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार में गंभीर प्रयास हुए। सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था। आप इसमें सबसे पहले कर सकते हो जो जमींदारी प्रथा थी वो समाप्त कर दी गई। यह प्रथा अंग्रेजी शासन के ज़माने में चली आ रही थी। आपको पता है कि जो जमींदारी प्रथा थी इसमें जमींदार होते थे और गांव के किसान जो थे उनके पास वो ज़मीनें तो होती नहीं थी, तो इनके यहाँ पर वो काम करने जाते थे और उनको ये समझ लो बस एक वक्त का खाना यानी 2 वक्त का खाना मिल जाता था बस, और कुछ उनके पास जो कोई बचत वगैरह होती तो कुछ नहीं था। इसीलिए सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया, ये बहुत अच्छी बात हुई। इसे साहसिक कदम को उठाने में ज़मीन उस वर्ग के हाथों में से मुक्त हुई जिससे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब एक बात, जो जमींदार उस समय पर जो होते थे उनको खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उनको मात्र क्या था, उनको वहाँ पर बिगर करे धरे क्या हो जाता था, लाभ मिल जाता था, तो इसीलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो इससे अच्छा हुआ उनसे छूट गई। इसे राजनीति पर दबाव कायम करने की जमींदारों की क्षमता भी घटी। अब जमींदारों की भी क्षमता घटने लगी। जमीन के छोटे टुकड़ों को एक साथ करने का प्रयास किए ताकि खेती को कम सुविधाजनक हो सके। ठीक, अब जिन टुकड़ों को वो क्या एक जगह कर दिए और टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए ताकि खेती को सुविधाजनक हो सके, कोई दिक्कत ना आ सके। यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार की 2 अन्य कोशिश को थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम कर सकता है। ठीक, लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्हें इस कानून को तोड़ खोज लिया। ठीक इसी तरह जो काश्तकार किसी की ज़मीन बटाई पर बो रहे थे उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन इस कानून में शायद कहीं अमल हुआ, तो ऐसा ही उन्होंने भी रास्ता ढूंढ लिया। मर्ज ये है कि सीधी साध कि अच्छा हुआ किसानों के नाम पर जो दिलचस्प हैं, उनको लगन है खेती करने में, उनको खेती करने में मदद मिली। अब बात करते हैं भैया जो सबसे मेन पॉइंट है हमारा इसमें, खाद्यान्न संकट। खाद्यान्न संकट कैसा आया? ये एक समय ऐसा था भाई, इसकी आलोचना, इसके बारे में बताना बहुत ही एक दुखद बहुत घटना होती है। ये बहुत दुखद घटना है। 1960 का दशक, 1960 के दशक को एक ये समझ लो हम कह सकते हैं खतरनाक दशक भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक दशक था 1960 का दशक। दशकें बेहतर होती गई, कृषि की दिशा बहुत बदतर होती गई, बहुत ज़्यादा खराब होती है 1960 के दशक के बाद। 1940-1950 की में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से जैसे तैसे अपने ऊपर रख पाई थी, लेकिन 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा और इसी अवधि में भारत ने 2 युद्धों का सामना किया। 1965 का युद्ध, 1962 का युद्ध, चीन का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध। पाकिस्तान तो आए दिन वो करता रहता है युद्ध, तो 2 युद्ध हमारे यहाँ झेल चुके थे, सूखा हमारे यहाँ पड़ चुका था। ठीक है, और उसे विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। ठीक है, हमारी मुद्रा का उन्मूलन हुआ। ठीक, 5 रुपये से 7 रुपये हो गई, 7 रुपये डॉलर। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इन सारी बातों का कारण खाद्यान्न पर भारी कमी हो गई। देश में अनेक भागों में अकाल जैसी स्थिति पड़ गई। अब एक बात बताइए भैया, अकाल क्यों नहीं पड़ेगा? हम 2 युद्धों को लड़ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, वैसे भी स्थिति पहले से ही खराब है,
तो हमारी स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी या सुधरेगी? ऑब्वियसली वो ख़राब होगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट और ज़्यादा बढ़ गया। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज़्यादा विकराल था। सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा जो राज्य आज भी है वो बिहार ही है। आपको पता है बिहार राज्य सबसे ज़्यादा पिछड़ा है और सबसे ज़्यादा गरीब है। सबसे ज़्यादा जो सूखा जो हमारा खाद्यान्न संकट की जो मार पड़ी थी वो बिहार में ही पड़ी थी। यह स्थिति लगभग अकाल जैसी हो गई थी। बिहार के सभी जिलों में खाद्यान्न का अभाव बड़े पैमाने पर था। इस राज्य में 9 जिलों में अनाज पैदा सामान्य स्थिति से तुलना में आधी से भी कम हो गया था। अब आप बताइए कि कोई राज्य में 50,000 लोग रह रहे हैं और वहाँ पर 20,000 लोगों का खाना मिल रहा हो और 30,000 लोगों का खाना ना हो, तो वहाँ अकाल नहीं तो क्या होगा? मरेंगे कि नहीं लोग भूख से? तो ऐसी स्थिति 1960 के दशक में हो गई बिहार में। इनमें से 5 जिलों में अपनी सामान्य पैदावार की तुलना में महज 1/3 के अनाज उपजा रहे थे। 1/3 हो गई, 100 में से 25% मात्र। भाई इतनी गंभीर समस्या उस समय पर थी भारत के सामने, बिहार के सामने। खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला, बीमारियाँ होने लग गईं, लोगों में अन्य अन्य तरीक़ा की बहुत तरीक़ा की बीमारी होने लग गईं। इसने गंभीर रूप धारण कर लिया। अनुमान के मुताबिक बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति का आहार 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी पे आ गया। तो भाई अब बताओ, आधा हो गया। 2200 कैलोरी कोई बंदा ले रहा है, होनी चाहिए, और वो 1200 कैलोरी पर आ गया है, तो उसकी स्थिति, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आप अनुमान लगा सकते हो। जब एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना 2400 कैलोरी, वो पहले से ही कम ले रहे हैं, 2200 ले रहे हैं, और उसमें भी अब वो आधी हो गई है, तो अब उनका स्वास्थ्य आप बता सकते हो कैसा रहेगा? बहुत ही तरीक़ा से एक समझ लो कि वो बच रहा है, बस ख़त्म होने वाला है। 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल 34% बढ़ गई। इन वर्षों के दौरान बिहार में उत्तर भारत के कई राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमतें काफ़ी बढ़ी। अब भाई बढ़ेगी वो तो। अपेक्षाकृत समृद्ध और पंजाब की तुलना में गेहूं चावल बिहार के दोगुना अथवा उसमें ज़्यादा दामों में बिक रहे थे, क्योंकि स्थिति पंजाब और समझ लो उनकी तो अच्छी थी, मगर यहाँ पर क्या था, बहुत महंगे चावल तक बिक रहे थे यहाँ पर। सरकार ने उस वक्त जोनिंग या इकलाबंदी नीति अपना रखी थी। इसी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था। इस नीति का कारण उस वक्त बिहार खाद्यान्न की उपलब्धियों को भारी गिरावट आई और ऐसी दिशा में समाज में सबसे गरीब तबके में ज़्यादा चोट पड़ी। खाद्यान्न संकट के कई परिणाम हुए। सरकार का गेहूं का आयात करना पड़ा। विदेशी मदद खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी स्वीकार करनी पड़ी। अब योजनाकारों के सामने पहली प्राथमिकता तो यही थी कि सभी के खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए। पूरी योजना प्रक्रिया के से और जुड़ी आशा को गर्भवत से इन बातों को धक्का लगा था। अब आपको पता है कि इतनी बदतर हालत हो चुकी थी 1960 के दशक में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको और अच्छे से बताया। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और हम कल पढ़ेंगे कि जो हरित क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी और उसका मुख्य कारण क्या था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।